Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. Students, आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है डिमांड फॉरकास्टिंग। तो सबसे पहली बात यह आती है कि आखिर डिमांड फॉरकास्टिंग का मतलब होता क्या है। देखिए बच्चों, डिमांड का मतलब तो होता है कि कितनी डिमांड आ रही है मेरे प्रोडक्ट की या मेरे गुड्स की, लोग कितना ऑर्डर दे रहे हैं, कितने सेल्स के ऑर्डर आ रहे हैं, मतलब कितनी क्वांटिटी में मेरा माल बिक रहा है, कितनी डिमांड है। और फोरकास्टिंग का मतलब होता है पता लगाना। डिमांड फोरकास्टिंग कंसेप्ट का मतलब होता है बच्चों कि किसी प्रोडक्ट की फ्यूचर में कितनी डिमांड हो सकती है, किसी प्रोडक्ट की फ्यूचर में कितनी सेल हो सकती है, इस बात का पता लगा लेना, दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग। बच्चों, डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर हम लोग प्रेजेंट में ये पता लगाते हैं कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी, कितने लोग उसे खरीदना चाहेंगे। और ऐसा ज्यादातर कंपनीज या मैन्युफैक्चरर करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उतने प्रोडक्ट्स बनाकर तैयार रखें जितनी उनकी डिमांड आने वाली हो, जिससे कोई भी कस्टमर खाली हाथ ना जाए और ना ही हमारे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन जाए तो खराब हो जाए। तो डिमांड फोरकास्टिंग का मीनिंग देखो बच्चों, लिखा हुआ है डिमांड फोरकास्टिंग मींस फोरकास्ट करना, पता लगाना कि फ्यूचर में मेरे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड आ सकती है, कितनी सेल हो सकती है। बच्चों, डिमांड फोरकास्टिंग को हम लोग प्रैक्टिकल वे में पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। आपके स्टडी मटेरियल में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हम सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि एग्जाम के अंदर जब डिमांड फोरकास्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो दो ही तरीके से आ सकता है, दो ही मेथड के ऊपर आ सकता है। आप ये समझ लो, एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिमांड फोरकास्टिंग से रिलेटेड दो में से किसी एक तरीके से आएगा। या तो बच्चों आपका क्वेश्चन टाइम बेस्ड क्वेश्चन होगा, या फिर बच्चों आपका क्वेश्चन सब्जेक्ट मैटर बेस्ड क्वेश्चन। सर, टाइम बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? टाइम बेस्ड का मतलब होता है बच्चों कि क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताया गया होगा कि प्रेजेंट में इस ईयर में इतनी सेल हुई है, तो अब बताओ कि आगे आने वाले ईयर्स में कितनी सेल हो जाएगी। टाइम मतलब आपको टाइम दिया होगा कि आगे आने वाले 3 साल में, आगे आने वाले 5 साल में कितनी सेल हो जाएगी। टाइम बेस्ड क्वेश्चन। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूं, मैं अभी सॉल्व भी कराऊंगा बच्चों। देखो यहां पर आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन, देखिए इसमें बोल रहा है, इसमें आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 7 में इतनी सेल हुई थी, ये 1000 में है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है बताओ आगे आने वाले 3 सालों में, मतलब 2008, 9 और 10 में कितनी सेल होगी। टाइम बेस्ड क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में बताया गया होगा कि आगे आने वाले सालों में बताओ कितनी सेल होने वाली है। ये हो गया बच्चों टाइम बेस्ड क्वेश्चन। बच्चों, मैंने आपको बताया एक दूसरा क्वेश्चन, दूसरे टाइप से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, और वो है सब्जेक्ट मैटर बेस्ड। इस सब्जेक्ट मैटर बेस्ड में क्या होता है बच्चों, इसमें टाइम से नहीं दिया होता, इसमें ये नहीं दिया होता कि आगे आने वाले इतने सालों में कितनी सेल होगी, ये नहीं दिया होता, बल्कि बच्चों इसमें कुछ सब्जेक्ट मैटर दे दिया होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पॉपुलेशन दे दी जाती है, उसमें यह बता दिया जाता है कि अगर किसी जगह पर पॉपुलेशन 5000 लोग रहते हैं तो वहां पर 15 मोबाइल बिकते हैं। बताओ अगर वहां पर 10,000 लोग रहने लग जाए, 10,000 पॉपुलेशन हो जाए, तो कितने मोबाइल सेल होंगे, कितनी डिमांड आएगी। अगर 15,000 पॉपुलेशन हो जाए तो कितने मोबाइल्स की डिमांड आ जाएगी। वह सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे होता है। और बच्चों, डिमांड फोरकास्टिंग से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन या तो टाइम बेस्ड आएगा, उसमें बताया हुआ होगा कि इतने सालों में इतनी सेल हुई है, तो बताओ आगे आने वाले सालों में, ईयर्स में कितनी सेल होगी। टाइम बेस्ड या सब्जेक्ट मैटर बेस्ड, वो भी क्वेश्चन में दिखा देता हूं।
देखिए बच्चों, ये भी हम करेंगे सॉल्व। देखिए लिखा हुआ है कि इसमें आपको दिया हुआ है एग्जाम के अंदर, देखिए क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि किसी एरिया की पॉपुलेशन अगर 5 लाख है, ये लाख में है, तो वहां पर टीवी सेट 9000 बिके हैं। तो आपको बताना है कि अगर पॉपुलेशन 10 लाख हो जाए तो कितने बिकेंगे, अगर पॉपुलेशन 20 लाख हो जाए तो कितने बिकेंगे। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको ये बताया, डिमांड फॉरकास्टिंग का मतलब होता है पता लगाना कि फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड आ सकती है। और बच्चों एग्जाम में जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा डिमांड फॉरकास्टिंग से रिलेटेड, जो कि 8 नंबर तक का भी आ जाता है, तो फिर उस केस में बच्चों या तो क्वेश्चन आपका टाइम बेस्ड होगा या फिर सब्जेक्ट मैटर बेस्ड होगा। अब बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले मैं आपको टाइम बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके हम 2 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके स्टडी मटेरियल में दिए हुए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट मैटर वाले पर हम मूव करेंगे। अब टाइम बेस्ड वाले पर आप ध्यान से देखें बच्चों, बहुत ध्यान से देखें। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए टाइम बेस्ड से रिलेटेड कि आगे आने वाले सालों में कितनी डिमांड हो जाएगी, कितनी सेल आ जाएगी, तो वो डिमांड निकालने के लिए, वो सेल निकालने के लिए बच्चों हमें एक इक्वेशन यूज करनी पड़ती है। ये हमारी मेन इक्वेशन है बच्चों। अगर इस इक्वेशन को आपने यूज कर लिया तो हमारा आराम से आंसर निकल आता है। तो मैं दोबारा से बोल रहा हूं बच्चों, एक एक स्टेप को बड़ी ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोगों का प्रैक्टिकल अच्छा भी नहीं है, अगर आप लोग थ्योरी में स्ट्रांग है, प्रैक्टिकल में स्ट्रांग नहीं है, तो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। एक एक चीज क्लियर करता हुआ चलूंगा आपको, और नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। बस ध्यान से सुने बच्चों। जब भी टाइम बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में आए तो याद रखिएगा एक इक्वेशन आपको यूज करनी पड़ती है। इस इक्वेशन से हमें पता लग जाता है आगे आने वाले ईयर्स में, आगे आने वाले टाइम में कितनी डिमांड होने वाली है, कितनी सेल होने वाली है। अब एक बार बच्चों इस इक्वेशन को अच्छे से समझो। इक्वेशन बोल रहा है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अब इसमें y क्या है, a क्या है, b क्या है, x क्या है बच्चों, इसको समझो बड़े प्यार से, बड़े आराम से समझना। देखो बच्चों y का मतलब है डिमांड, जो कि हमें निकालनी है कि फ्यूचर में कितनी डिमांड आएगी। बच्चों a और b जो है वो कांस्टेंट होते हैं, हम उन्हें ट्रेंड बोलते हैं, ये हमें कैलकुलेट करने पड़ती है, वो मैं बताऊंगा आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। और x का मीनिंग क्या होता है बच्चों, x का मतलब होता है डेविएशन ऑफ x बार फ्रॉम ईयर्स। तो बच्चों जब भी टाइम बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपको ये इक्वेशन यूज करनी है। इसमें y का मतलब है जो सेल्स डिमांड फ्यूचर में कितनी होगी, जो हमें निकालनी है। a और b कांस्टेंट होते हैं, ये हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं, ये मैं समझाऊंगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है x कैसे कैलकुलेट किया जाता है और x का आखिर मीनिंग होता क्या है। बच्चों पहले ये समझ लो x का मतलब क्या होता है, इसको बड़ी डिटेल में समझना अच्छे से। देखो एक मिनट देखिएगा बच्चों, x का मतलब होता क्या है बच्चों, x का मतलब होता है ईच ईयर। x कैसे कैलकुलेट करेंगे, ईच ईयर माइनस x बार ऑफ द ईयर। मतलब बच्चों एग्जाम में ना आपको ये ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ईयर्स दिए हुए। हमें करना क्या है बच्चों, हमें इसका x बार निकालना है, क्योंकि हमने देखा x कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है ईच ईयर माइनस x बार ऑफ द ईयर। x बार का मतलब क्या होता है बच्चों, डेविएशन। आप इसको सिंपल भाषा में बोलो तो एवरेज। अब आपको ना इन ईयर्स का एवरेज निकालना है बच्चों। कैसे निकालोगे आप एवरेज, एक तो इनको आप प्लस कर लो, इनको प्लस कर दो बच्चों, तो इनको प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 14,028 टोटल। 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को प्लस कर दिया तो ये आ जाएगा।
और एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, डिवाइड बाई 7, क्योंकि ये टोटल कितने हैं 7, तो इक्वल्स टू क्या आया 2004। ये हमारा x बार निकला, ये हमारा डेविएशन निकला। इसको सिंपली अगर हमें कैलकुलेट करना है तो याद रखिएगा बच्चों, जो x बार होता है, जो डेविएशन होता है, वो हमेशा मिडिल यूनिट होती है, मिडिल यूनिट। तो इनकी मिडिल यूनिट क्या है 2004, तो हमें मिल गया x बार 2004। अब बच्चों ये फॉर्मूला यूज कर लो, ईच ईयर माइनस 2001 माइनस 2004 इक्वल्स टू -3, 2002 माइनस 2004 इक्वल्स टू -2, 2003 माइनस 2004 इक्वल्स टू -1, 2004 माइनस 2004 इक्वल्स टू 0, और यहां पे ऐसे कर लो तो 1 2 3 आ जाए। तो बच्चों ये क्या निकल के आया, ये आपके x की वैल्यू निकल कर आ गई। और x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ईच ईयर, देखो यही कर रहे हो ना, ईच ईयर माइनस x बार। अब x बार आपने कैसे निकाला, इनको टोटल करके और जितने हैं उनसे डिवाइड कर दो, एवरेज निकल आएगा, या फिर मिडिल वाली यूनिट ले लो, बात एक ही पड़ती है बच्चों। जो ईच ईयर में से वो माइनस कर दोगे तो वो x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ईच ईयर में 2001 था बच्चों, हमने 2004 माइनस करा तो -3 आ गया, ऐसे करना है। तो अभी तक मैंने आपको बताया, जब भी आपके एग्जाम में टाइम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आपको बच्चों ये इक्वेशन यूज करनी है, इसके थ्रू आपका आंसर आ जाएगा। इक्वेशन में y का मतलब होता है सेल्स या डिमांड, a और b कांस्टेंट है, जैसे हम कैलकुलेट करेंगे मैं समझाऊंगा। x का मतलब क्या होता है बच्चों, क्योंकि x पहले निकालना जरूरी है। अगर आपने x की वैल्यू निकाल ली तो ही आप a की, v की, y की, सब की वैल्यू निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। तो x का मतलब होता है कि हमें डेविएशन निकालना होता है x बार का, मतलब ईच ईयर माइनस डेविएशन या x बार। और वो कैसे निकाला वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चों दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जब भी टाइम बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, अभी मैं आपका बेसिक बना रहा हूं बच्चों, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, अभी बेसिक बना रहा हूं। जब भी टाइम बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो याद रखिएगा बच्चों, एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को हमें फॉलो करना पड़ता है, तभी जाकर आप टाइम बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। कैसे, क्या फॉर्मेट होता है, देखिए, एक तो होता है ईयर्स, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। एक होती है सेल्स, ये प्रीवियस ईयर की सेल्स है बच्चों, ये भी क्वेश्चन में दी हुई होगी। फिर आपको निकालना है एक्स। एक्स कैसे निकालते हैं ये मैंने अभी अभी समझाया। जो एक्स निकल के आया उसका एक्स स्क्वायर कर देना है हमको, और ये जो x है और ये जो y है सेल, इसको इनटू करना है तो xy आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन करते हैं बच्चों, बड़े ध्यान से, बहुत आराम से, प्यार से क्वेश्चन को समझिएगा। मैं क्वेश्चन करवाता हूं आपको, टाइम बेस्ड से क्वेश्चन कर रहे हैं, बड़ा इजी है बच्चों। देखो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2001 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में और 7 में इतने 1000 की सेल हुई थी, और क्वेश्चन बोल रहा है अगले 3 सालों में कितनी सेल होगी, हमें ये पता करना है। तो फॉर्मेट जो मैंने अभी सिखाया आपको वो बना लो। फॉर्मेट में सबसे पहले ईयर्स आ जाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन में दिए हुए हैं, एज इट इज लिख दो। सेकंड नंबर पे सेल्स आ जाएगी, सेल को हम वाई से डिनोट करते हैं, क्वेश्चन में दी हुई है, सेम की सेम लिख दो। अब हमें एक्स कैलकुलेट करना है। अभी अभी सिखाया था एक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, या तो मिडिल वाले को उठा लो डायरेक्टली, अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो इनको प्लस कर लो, डिवाइड बाई 7 कर दो, क्योंकि 7 है ना ये, तो 2004 आ जाएगा। एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने समझाया था, ईच ईयर माइनस एक्स बार। ईच ईयर कितना है 2001, एक्स बार कितना है 2004, क्या निकल के आया -3। यहां पर ईच ईयर कितना है 2002, यहां पर एक्स बार कितना है 2004, माइनस कर दो -2। इसी तरीके से ये निकल जाएगा बच्चों, और यहां पर इन सब का टोटल कर लो, इसका टोटल कर लो, इसका टोटल कर लो।
नेक्स्ट चलो, फॉर्मेट के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, पहले नंबर पे ईयर्स आता है, दूसरे नंबर पे सेल आती है, तीसरे नंबर पे एक्स कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो आपने एक्स कैलकुलेट किया बच्चों, ये जो आपने एक्स कैलकुलेट किया, इसका स्क्वायर निकाल लो। कैसे निकालोगे, -3 इंटू -3, माइनस से माइनस कट गया, 3 इंटू 3 9, -2 इंटू -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 इंटू 2 4, -1 इंटू -1, माइनस से माइनस कट गया, 1 1, 0 का 0 आएगा, 1 का 1 आएगा, 2 का 4 आएगा, 3 का 9 आएगा, टोटल कर। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अभी तक हमने कुछ नहीं किया। देखो मैं दोबारा से समझा देता हूं आपको बड़े प्यार से, एक एक चीज समझ में आ जाएगी बच्चों, एक एक चीज। क्वेश्चन में आपको ईयर्स दिए हुए हैं, वो ईयर्स यहां पर लिख दो। सेल दी हुई है, वो यहां पर लिख लो। ईयर्स के हिसाब से एक्स बार निकाल लो, मिडिल आ जाएगा 2004 निकल के आ गया आपका। उसमें माइनस करते चलो और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते चलो, जो कि आपने यहां पर कर ली। इनका एक्स स्क्वायर कर दो, तो वो यहां पर निकल आया। अब लास्ट बोल रहा है एक्स और वाई, तो एक्स की वैल्यू यहां पर आपको दी हुई है, वाई की वैल्यू दी हुई है, इनटू कर दो। 80 इंटू -3 इक्वल्स टू 240, 90 इंटू -2 इक्वल्स टू 180, 92 -1 इक्वल्स टू 92। मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई, और इसका भी टोटल निकल कर आ गया। तो अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या किया बच्चों, अभी तक हमने जो क्वेश्चन, सिर्फ हमने फॉर्मेट का यूज किया। ये फॉर्मेट में ईयर्स दिए हुए थे, सेल्स दी हुई थी, एक्स हमने कैलकुलेट करा, इसका स्क्वायर निकाल दिया, और एक्स और वाई जो है इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें आखिर निकालना क्या है, हमें अगले 3 साल की, हमें अगले 3 साल की सेल्स निकालनी है। उसके लिए मैंने आपको समझाया, ये आपको इक्वेशन यूज करनी पड़ती है, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये मेन इक्वेशन है, इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। अब इसमें हमें एक तो a कैलकुलेट करना है, एक हमें b कैलकुलेट करना है, और एक हमें x कैलकुलेट करना है। ये कैसे कैलकुलेट करें, जैसे ही इनकी वैल्यूज हमें निकल के आ गई, हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। तो बच्चों a को निकालने के लिए ना एक फॉर्मूला दिया हुआ है, वो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा y डिवाइड बाई n, ये फॉर्मूला है। देखो लिखा हुआ है मैंने, सिग्मा y डिवाइड बाई n। सिग्मा शब्द का मतलब टोटल होता है बच्चों, देशी भाषा में समझ लो, सिग्मा शब्द का मतलब टोटल होता है। तो ये बोल रहा है जो y है उसका टोटल निकालो, और n का मतलब होता है टोटल कितने सालों का डेटा आपको दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो सिग्मा y का मतलब तो हुआ कि सेल आपने जितनी प्रीवियस ईयर में की है उनका टोटल निकाल लो, टोटल ऑफ प्रीवियस ईयर सेल। अब वो कितनी की थी, देखो बच्चों यहां पर, ये रहा आपका y, ये दिया हुआ y, और इसका आपको टोटल कर लेना है बच्चों, इसका टोटल कर लो, टोटल आएगा 630। ये 630 क्या है बच्चों, ये 630 है हमारा सिग्मा वाई, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने दिए हुए हैं, 7 साल, 7 दिए हुए हैं ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7। फॉर्मूले में पुट कर दो, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन। सिग्मा वाई का मतलब है 630, मतलब टोटल कितनी सेल करी गई, 630, और एन कितना है 7, क्या निकल के आया 90। ये क्या निकल गया, ये ए की वैल्यू निकल गई। तो मैं दोबारा से प्यार से समझाता हूं, एक बार और दोबारा समझो कि एग्जाम के अंदर बच्चों जब भी क्वेश्चन आएगा, सबसे सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है। उसमें ईयर्स दिया हुआ होगा, सेल्स दी हुई होगी, एक्स आपको निकालना है। एक्स कैसे निकालते हैं, पहले तो इसमें से मिडिल निकालो, जो आपको ईयर्स दिए हुए हैं उसका एवरेज निकालो, प्लस करके डिवाइड कर दो या मिडिल वाला ले लो, बात एक ही पड़ती है। और ईच ईयर माइनस जो आपका निकल के आया, ईच ईयर माइनस, यहां पर आ गया, ये एक्स आ गया, इसका स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर आ गया, और एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई आ गया।
अब हमें करना क्या है, अब हमें हमारी इक्वेशन यहां पर पुट करनी है। इक्वेशन बोल रही है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमें दिया हुआ याद रखना है, आपको लर्न करना पड़ेगा। सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन। सिग्मा शब्द का मतलब होता है टोटल, तो ये बोल रहा है वाई का टोटल निकाल लो। वाई का मतलब होता है प्रीवियस ईयर की सेल, तो वो यहां पर दी हुई है प्रीवियस ईयर की सेल, ये देखिए 630, ये हमने कैलकुलेट कर ली थी। और एन का मतलब है टोटल कितने सालों का डाटा दिया हुआ है, 7 सालों का दिया हुआ है। 630 डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू 90, ये ए की वैल्यू निकल गई। उसी तरह से v की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बच्चों एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। मतलब एक मैंने सिग्मा का मतलब बताया टोटल, तो एक्स वाई का टोटल उसको डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर के टोटल से। तो बच्चों देखो, आपको यहां पर दिया हुआ है सब कुछ, देखिए एक्स वाई का टोटल यहां पर दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर का टोटल भी हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो एक्स वाई का स्क्वायर कितना निकल के आया 56, और एक्स स्क्वायर का टोटल कितना निकल के आया 28। उसको बेटा अब डिवाइड कर दो, 56 डिवाइड बाई 28 इक्वल्स टू 2। आप बोलोगे सर एक्स वाई हमने कैसे निकाला, अभी अभी तो समझाया था। एक्स वाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपको वाई दिया हुआ था, एक्स हमने निकाला, इनको इनटू कर दो, ये एक्स वाई आ गया, इसका टोटल निकाल लो। और जो एक्स हमने निकाला था उसका स्क्वायर कर दो, इन सबको जोड़ दो। तो बच्चों अभी तक हमने हमारी जो इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है उसके लिए हमने ए की वैल्यू निकाल ली और बी की वैल्यू निकाल ली है। अब बस एक्स की वैल्यू और हमको निकालनी। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालें, देखो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बोला था, एक्स इक्वल्स टू ईच ईयर माइनस एक्स बार। बच्चों हमें कितने साल का आगे का डेटा निकालना है, आगे के 3 साल का डेटा निकालना है। क्वेश्चन में कहां तक दिया हुआ है 2007, तो एक तो हमें 2008 का निकालना है, एक हमें 2009 का निकालना है, एक हमें 2010 का निकालना है। तो हमारे लिए ईच ईयर हो गया 2008 माइनस एक्स बार हमने अभी अभी निकाला था 2004, तो ये कितना आ गया 4। 2009 माइनस 2004 इक्वल्स टू 5। 2010 माइनस 2004 इक्वल्स टू 6। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x कैसे कैलकुलेट करते हैं, ईच ईयर माइनस एक्स बार। एक्स बार हमने निकाला था 2004, अभी अभी क्वेश्चन में निकाला हुआ है, ये देखो ये निकला रखा। और ईच ईयर हमें अगले 3 सालों का कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन बोल रहा है तो 2008, 9 और 10। ऐसा क्यों, क्योंकि 7 तक तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बच्चों अब देखो, अब हमने सब कुछ निकाल लिया, अब हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। हमें इक्वेशन में जो जो चीज चाहिए वो हमने सब कुछ निकाल लिया। अब y हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालें, एक तो हमें निकालना है y 2008। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा था आपका, फॉर्मूला बोल रहा था a प्लस बी एक्स। अब देखो a की वैल्यू तो अपन ने निकाली 90, अभी अभी निकाली थी 90, ये देखो ये रही। v की वैल्यू हमने निकाली थी अभी अभी 2, ये देखो। और 2008 वाले के लिए x की वैल्यू हमने निकाली थी 4। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना तो आना चाहिए बच्चों, इतना तो आना ही चाहिए। तो कैसे करोगे, पहले कर लो 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8। पहले बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं। तो 2 इंटू 4 8 और 90 इक्वल्स टू 98। हमें 1000 में आंसर निकालना है, क्योंकि एग्जाम में भी ये 1000 में दिया। उसी तरह से y 2009 को कैसे करोगे, a प्लस बी एक्स। ए की वैल्यू 90, मैंने क्या बोला था, बी ए और बी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, पहले समझाया था। और यहां पर x की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो 5 इंटू 10 प्लस 90 1 लाख।
और यहां पर भी देखो 2010 में a और b तो सेम रहेगा, x की वैल्यू 6 क्योंकि हमने कैलकुलेट करी थी अभी अभी यहां पर, ये आ जाएगा 1,02,000। तो दोबारा से बच्चों ये आपका देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं दोबारा से एक बार और समझा देता हूं आपको, बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से, बहुत आराम से समझ लो बच्चों। मैंने आपको बोला डिमांड फोरकास्टिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वो या तो टाइम बेस्ड होगा या सब्जेक्ट मैटर। टाइम बेस्ड का मतलब है कि प्रेजेंट का कुछ डेटा दिया हुआ होगा, आगे आने वाले टाइम का डेटा मांग रहा होगा, निकालना होगा। उसके लिए हमें एक इक्वेशन यूज करनी पड़ती है, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। वाई का मतलब है वो सेल या डिमांड जो हमें निकालनी है, जो क्वेश्चन बोल रहा है। a और b हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं, फिर ये कांस्टेंट रहते हैं। और x का मतलब क्या होता है, x का मतलब होता है ईच ईयर माइनस एक्स बार, और एक्स बार का मतलब क्या होता है, जितने ईयर्स दिए हुए उनका एवरेज निकालना। वो हम कैसे निकालते हैं बच्चों, अभी अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि दो काम कर सकते हो, या तो इनको प्लस कर लो, तो ये आ गया 14,028, और टोटल कितने हैं, ये 7 है, डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू 2000। या फिर डायरेक्टली मिडिल वाला ले लो बच्चों, कैसे भी कर सकते हो आप, और उसमें से इसको माइनस कर लो, तो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया ये एक फॉर्मेट होता है बच्चों, जब भी हम टाइम बेस्ड से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, इसी फॉर्मेट से क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब देखो क्वेश्चन आया तो हमने कैसे, मैं दोबारा से बता रहा हूं बच्चों जिससे आपको सही समझ में आ जाए। देखो जो ईयर दिया हुआ है उसे यहाँ पे उतार लो, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेल आपको क्वेश्चन में दी हुई है। अब करना क्या है, एक्स निकालना है, अभी अभी सिखाया था, मिडिल वाली ले लो, उसमें से माइनस कर लो, तो ये आ जाएगा। इनका स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा, और x और y को इनटू कर दो तो ये आ जाएगा, और इन सब का टोटल निकाल के रख लो अपने पास। अब हमें ये इक्वेशन में पुट करना है, क्योंकि मैंने बोला था इस इक्वेशन से हमारा आंसर निकल आता है। लेकिन इस इक्वेशन के अंदर ना तो हमें a की वैल्यू पता है, ना b की, ना x की। a की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है बच्चों, सिग्मा y डिवाइडेड बाई n। सिग्मा शब्द का मतलब होता है कुल मिलाकर, टोटल। तो y का टोटल, ये देखो यहां पर y का टोटल मैंने बोला, डायरेक्टली इसका टोटल कर लो, सेल मतलब y होती है, इसका टोटल कर लो, टोटल निकल कर आ जाएगा 630। क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है। और n का मतलब क्या है, टोटल कितने इयर्स का डेटा दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 630 डिवाइडेड बाई 7, a की वैल्यू 90 आ गई। b के लिए भी उसी तरह से दिया हुआ है, सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो बच्चों एक्स वाई का टोटल भी देखो मैंने यहां पर बोला था कर लेना, करवाया हुआ है आपको, एक एक चीज देखिए, x इंटू वाई हमने करा था, और इसका टोटल निकाल लो 56 आ रहा है, एक्स स्क्वायर का टोटल 28 आ रहा है। फॉर्मूला बोल रहा है सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो 56 डिवाइडेड बाई 28, आंसर निकल आया 2। और x की वैल्यू के लिए मैंने बताया था ईच ईयर माइनस एक्स बार। तो हमें अगले 3 साल का निकालना है, तो 2008 माइनस 2004, 2009 माइनस 2004, 2010 माइनस 2000। अब आप इस फॉर्मूला को पुट कर दो, a प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स। a 90 निकाला, b 2 निकाला, x यहाँ पर 4 हो गया। मैंने बोला था a और b कांस्टेंट रहेगा बच्चों, a 90 है, b 2 है, x यहाँ पर 5 है, क्योंकि देखो हमने यहाँ पर ये निकाल लिया है, और यहाँ पर b जो है वो 6 हो गया। तो बच्चों ये हो गया आपका टाइम बेस्ड क्वेश्चन। देखिए आपका एक स्टडी मटेरियल के अंदर इलस्ट्रेशन 2 भी दिया हुआ है बच्चों, तो इलस्ट्रेशन 2 जो है वो आपको मैंने यहाँ पर पूरा इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, उसको और नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दिए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये आपको जो दिख रहा है इस पर इसी नेम से टेलीग्राम चैनल है, मोहित बंसल क्लासेस से, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, तो इजिली ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हो। एक चीज मैं समझा दूं बच्चों, जब आप ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 करोगे ना,
तो देखो हमने तो क्या करा है, हमने तो इसको पॉइंट में लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि इसमें ईयर 6 दिए हुए हैं टोटल, तो इसमें मिडिल तो कुछ है ही नहीं। तो हमने इसको निकाला कैसे? हमने इनको प्लस कर दिया, हमने इसको प्लस कर दिया 2002 प्लस 2003 प्लस 2005, ये सब कर दिया। तो निकल के कितना आया हमारा? हमारा निकल के आया 12,000। 7 और 6 13 और 5 18 और 4 22, 22 और 3 25 और 2 27, 12,027। उसको हमने डिवाइड कर दिया 6 से, निकल के आया हमारा 2004.5। और उसी तरीके से हमने एज इट इज, बाकी सब कुछ सेम है जो हमने पहले एक इलस्ट्रेशन लिया। लेकिन बच्चों जब आप स्टडी मटेरियल में देखोगे ना अपने मॉड्यूल में, उसमें इन्होंने पॉइंट में नहीं लिखा। उन्होंने क्या करा, इसको ना राउंड फिगर में कर दिया, 2 से इंटू कर दिया सब। तो इसलिए जो फाइनल आंसर आएगा ना बच्चों, तो मॉड्यूल के फाइनल आंसर में और हमारे फाइनल आंसर में जो मैंने यहाँ पर किया हुआ है उसमें बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर हमारा आ रहा है 147.5 लाख, उनका आ रहा है 148.5 का अंतर है। तो इतना चलता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन को एज इट इज नहीं किया जैसे हमने किया है, आंसर दोनों का सेम है। तो बच्चों ये तो हो गया आपका टाइम बेस्ड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सब्जेक्ट मैटर बेस्ड क्वेश्चन पर। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा, मजे से हो जाएगा, मस्त रहे। देखिए अब हम करने वाले हैं बच्चों सब्जेक्ट मैटर बेस्ड क्वेश्चन। देखिए बच्चों, जब भी सब्जेक्ट मैटर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं ना, तो उसके लिए हमें वो सेम इक्वेशन यूज करनी पड़ती है जो कि हमने टाइम बेस्ड क्वेश्चन में करी थी। सेम इक्वेशन, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इजी तरीके से ये हो जाएगा जैसे टाइम बेस्ड में, बहुत इजी तरीके से, बस सुनते रहो बड़े प्यार से। देखो सब्जेक्ट मैटर बेस्ड क्वेश्चन को जब आप बच्चों सॉल्व करोगे, उसके लिए भी आपको सेम इक्वेशन ही यूज करनी है, वही इक्वेशन जो कि हमने टाइम बेस्ड वाले में करी थी, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। और यहां पर भी y का, a का, b का, इन सब का मीनिंग वही रहेगा जो पहले था, लेकिन क्या डिफरेंस रहे बच्चों? जब हम सब्जेक्ट मैटर बेस्ड में करेंगे ना, तो हमें x और y की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी। जब हम टाइम बेस्ड वाला कर रहे थे तब बच्चों हमें x की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ रही थी, y की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ रही थी। यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी। बस बच्चों आपको a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बस। x और y की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी। सर वो कैसे? अरे भैया y का मतलब तो होता है सेल, वो हमें बताया होगा कि क्या सेल हुई है। और इसमें x का मतलब होगा मेन सब्जेक्ट मैटर मतलब पॉपुलेशन, x का मतलब होगा मेन सब्जेक्ट मैटर मतलब पॉपुलेशन। बस हमें a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बच्चों, जब हम सब्जेक्ट मैटर बेस्ड क्वेश्चन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। और याद रखिएगा, अगर a और b की वैल्यू बच्चों आपको निकालनी है, a और b की वैल्यू आपको निकालनी है स्टूडेंट्स, तो ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। बड़ी इजी है इक्वेशन, हम आराम से सॉल्व कर लेंगे, अभी करवाऊंगा मैं। दोनों को करना पड़ेगा सॉल्व। बहुत बार बच्चा बोलता है कि सर मुझे ये समझ में आ गया, सब्जेक्ट मैटर बेस्ड क्वेश्चन के अंदर x और y की वैल्यू गिवन होगी, हमें सिर्फ a और b की वैल्यू निकालनी है। आपने बोला a और b की वैल्यू निकालने के लिए ये दो इक्वेशन है, जो दोनों की दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है। सर ये दोनों सॉल्व करनी है या दो में से एक? दोनों इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, अगर आपको a की या v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो। बच्चा बोलता है समझ गया सर। अच्छा बच्चों एक और चीज बता दूं, इसमें भी फॉर्मेट होता है। जैसे फॉर्मेट आपका मैंने टाइम बेस्ड वाले में बताया था, इसमें भी एक फॉर्मेट होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। यहां पर सबसे पहले फॉर्मेट में आता है x मतलब सब्जेक्ट मैटर मतलब पॉपुलेशन, दूसरा आता है y सेल्स, तीसरा आता है एक्स स्क्वायर। x आपको दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में, उसका स्क्वायर करना, और फोर्थ होता है xy।
एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, दोनों को इनटू कर दो। तो क्वेश्चन में सब कुछ गिवन होगा जो हमें फॉर्मेट में निकालना है। अब देखिए बच्चों, मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, बड़े प्यार से देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 टाउन की पॉपुलेशन बताई गई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, एक टाउन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो एक टाउन की पॉपुलेशन है 5 लाख, क्योंकि देखो पॉपुलेशन लैक्स में दी हुई है, तो 5 लाख। एक की है 7 लाख, एक की है 8 लाख, एक की है 11 लाख और एक की है 14 लाख। क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। ये हो गया हमारा एक्स, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया एक्स हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है, पॉपुलेशन। और ये बोल रहा है जिस टाउन की पॉपुलेशन 5 लाख है उसमें 9000 टीवी सेट्स बिक चुके हैं। जिसकी पॉपुलेशन 7 लाख थी उसमें 13,000, जिसकी 8 लाख थी 11,000, 11 लाख वाले की 15 और 14 लाख वाले की 19,000। ये हो गया बाई। अब क्वेश्चन आखिर क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है अगर पॉपुलेशन 10 लाख हो जाए तो कितनी डिमांड आएगी, अगर पॉपुलेशन 20 लाख हो जाए तो कितनी डिमांड आएगी। बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को करेंगे बच्चों, बहुत ही प्यार से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए आप लोग, सबसे पहले हमें फॉर्मेट बनाना है। मैंने आपको बोला था फॉर्मेट बनाना जरूरी है। तो देखिए फॉर्मेट के अंदर देखो सबसे पहले क्या आएगा, देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या आता है, एक्स आता है ना। ये एक्स मैंने एज इट इज जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो यहाँ पे उतार लिया है। लैक्स में 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 11 लाख, 14 लाख, ये क्वेश्चन का उतार लिया है। दूसरा क्या आएगा, वाई सेल्स आएगा, ये दी हुई है 9000, 13, 11, 15, 19, ये मैंने एज इट इज उतार ली। इसका टोटल कर लिया मैंने, 5, 7, 8, 11, 14, ये टोटल हो गया, इनका भी टोटल हो गया। टोटल को हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा क्या साइन कैसे होता है? ये सिग्मा का साइन होता है। चलो अब फॉर्मेट में थर्ड नंबर पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स आपको दिया हुआ है, स्क्वायर कर लो, 5 इंटू 5 25 है ना। ऐसे तो करोगे, देखो एक मिनट, देखिए 5 इंटू 5 25, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64, ऐसे ये एक्स स्क्वायर निकल गया। और फिर एक्स और वाई को इंटू कर दो और सबका टोटल यहां पर करके रखो। ये तो हमने अभी तक सिर्फ फॉर्मेट को सॉल्व किया बच्चों। मैंने आपको बोला था जब भी हमें निकालना होगा एक्चुअल आंसर, तो जो मेन इक्वेशन है वो वही रहेगी। तो इसके अंदर हमें y का मतलब पता है, x का मतलब पता है, a और b की वैल्यू निकालनी है। मैंने अभी अभी बच्चों आपको बोला a और b की वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है बच्चों, एक बार बड़े प्यार से देखो इस चीज को कि फर्स्ट इक्वेशन आखिर बोल क्या रही है, बड़े प्यार से देखिए फर्स्ट इक्वेशन बोल रही है सिग्मा वाई। फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रही है, सिग्मा वाई इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, ये लिखी हुई है यहां पर फर्स्ट इक्वेशन। तो देखो सिग्मा वाई की वैल्यू हमें पता है कि नहीं पता, एक बार देखो। सर हमें तो पता है, क्योंकि सर वाई जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ था। इन सब को हम जोड़ देंगे तो वो सिग्मा वाई हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है टोटल। हाँ, तो सिग्मा वाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो लिख दो 67। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है सर टोटल कितने टाइम का ये डेटा दिया हुआ है। तो 5 का दिया हुआ है, क्योंकि 5 टाउन है सर। तो एन हो गया 5, ए की वैल्यू नहीं पता, 5a हो जाएगा। बी की वैल्यू नहीं पता, लेकिन सिग्मा एक्स का हमें पता है, क्योंकि सर एक्स क्वेश्चन में गिवन है। ये रहा सर एक्स क्वेश्चन में गिवन, इसका टोटल कर दो, वो सिग्मा एक्स हो जाएगा सर। तो वो यहां पर आ जाएगा सर 45b। ये हो गई सर हमारी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या बोलती है, दूसरी, ये तो हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन क्या बोलती है सर, सिग्मा एक्स वाई। देखो इसकी वैल्यू भी ये दी हुई 6
55 कैलकुलेट करी ना हमने अभी, इक्वल्स टू a सिग्मा x। अब x सिग्मा x की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 45, तो 45a प्लस b सिग्मा x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 455, ये देखो एक मिनट 455, ये देखिए तो ये यहां पर आ जाएगा 455b। ये हो गई बच्चों आपकी सेकेंड इक्वेशन। और देखिए ये मैंने पूरी लिखी हुई है बच्चों यहां, तो एक बार मैं दोबारा से समझाता हूं अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। बहुत प्यार से समझो बच्चों, एक एक चीज सिखा दूंगा। अगर किसी बच्चे को प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं आता है ना, तो भी इस सॉल्यूशन को मेरी वीडियो को देख के वो मेरी क्लासेस को लेकर वो बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, आराम से नंबर लेकर आ जाएगा। बच्चों देखो, सब्जेक्ट मैटर से जब भी क्वेश्चन निकालोगे ये हमारी इक्वेशन होगी, इसमें y गिवन होगा, x गिवन होगा, a और v की वैल्यू निकालने के लिए उन दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 टाउन की सेल दी हुई है, और वो ये बोल रहा है 5 टाउन की मतलब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, वो बोल रहा है पॉपुलेशन 10 लाख या 20 लाख हो जाए तो सेल बताओ। ये फॉर्मेट में पुटअप करना है। तो बच्चों इस फॉर्मेट में हमने यहां पर तो ये कर दिया, क्योंकि एक क्वेश्चन में गिवन है हमको सब कुछ, तो ये तो हमने y कर दिया, ये हमने x कर दिया, सॉरी ये x कर दिया, ये y कर दिया। इसका स्क्वायर निकाल लो, x स्क्वायर इनको इंटू कर दो, x y सब का टोटल निकाल। अब हमारी फाइनल जो इक्वेशन है वो सेम है जो पहले थी, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ए और b की वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन नंबर 1 सिग्मा y, ये रहा भैया सिग्मा y, ये रहा 67, n कितने हैं 5, तो a की वैल्यू नहीं पता 5 है, और सिग्मा x ये रहा 45, ये यहाँ पे इसी तरह से सेकंड। अब बच्चों हमारे पास में देखो ये ना दो इक्वेशन आकर खड़ी हो गई है, एक तो ये और एक ये। अब मेरे ख्याल से आप सबने मैथ्स पढ़ी है बच्चों, और देखो मैंने नोट्स में सब कुछ लिखा है बच्चों। बच्चों जब भी दो इक्वेशन हमें सॉल्व करनी होती है ना, अब हमें दो इक्वेशन हमारे सामने आ गई, एक तो फर्स्ट इक्वेशन, एक सेकंड इक्वेशन। बच्चों जब भी हमें दो इक्वेशन सॉल्व करनी होती, तो मैथ्स का एक सिंपल रूल है बच्चों कि दो इक्वेशन को तब ही सॉल्व किया जा सकता है जब एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से डिडक्ट कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, लेस कर दिया जाए, घटा दिया जाए। अगर कभी भी बच्चों दो इक्वेशन आ जाती है ना, तो उन दो इक्वेशन को सॉल्व तभी किया जा सकता है जब एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से लेस कर दिया जाए। चलिए सर हम समझ गए, लेकिन सर कौन सी इक्वेशन को लेस करें? अरे यार जो इक्वेशन छोटी है उसे लेस कर दो, जो इक्वेशन छोटी है उसे बड़ी में से लेस कर दो। तो यहां पर हमारी छोटी इक्वेशन कौन सी है? पहली वाली। और बड़ी कौन सी है? दूसरी वाली। साफ साफ दिख रहा है, ये 67 है, ये 655 है, कितना बड़ा गैप है। तो दूसरी वाली में से पहली वाली को डिडक्ट कर, डिडक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से डिडक्ट कर, तो फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। लेकिन बच्चों स्टूडेंट बोलता है सर समझ गया मैं, आपने बोला जब भी क्वेश्चन में दो इक्वेशन आ जाती हैं तो उसे सॉल्व करने के लिए हमें एक इक्वेशन को डिडक्ट करना पड़ता है, और हमें वो वाली इक्वेशन डिडक्ट करनी पड़ती है जो लेसर होती है, जो छोटी होती है। हमारे अभी जो हमने इक्वेशन कैलकुलेट करी है उसमें फर्स्ट वाली छोटी है, दूसरी वाली बड़ी है, तो फर्स्ट वाली को दूसरी वाली में से डिडक्ट कर देंगे। लेकिन सर मुझको तो ये पता है कि अगर आपको दो इक्वेशन को डिडक्ट करना है तो उसके लिए जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए सर, जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। क्या यहां पर वैल्यू सेम है? क्या ए की वैल्यू सेम है या क्या बी की वैल्यू सेम है? तो देखिए बच्चों, अगर हमको सॉल्व करना है तो इक्वेशन को हम सॉल्व तो कर देंगे माइनस करके, लेकिन उसके लिए जरूरी है
कि ए की जो वैल्यू है या बी की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, हमारे में नहीं है। आप बताओ मेरे को कि हमारी जो इक्वेशन 1 है उसमें 5a दिया है, सेकंड वाली में 45 है, कहां से सेम है? नहीं है। तो सर हमें क्या करना होगा? हमें या तो इक्वेशन 1 को 2 के बराबर बनाना पड़ेगा, मतलब इसकी a की वैल्यू या तो 2 वाले a की वैल्यू के हिसाब से बना दो, या 2 वाले की फर्स्ट वाले के हिसाब से बना दो। हमारे केस में प्रैक्टिकली पॉसिबल कौन सा है कि फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसको सेकंड वाले के वैल्यू के बराबर बनाना। और वो कैसे करेंगे? इसे 9 से इंटू कर दो। आप इसे 9 से इंटू कर दोगे तो ये 45a हो जाएगा, ये भी 45a हो जाएगा। अब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, दो इक्वेशन आ जाए तो सॉल्व करने का तरीका होता है कि एक को माइनस कर दो और जो छोटी वाली है उसे माइनस करते हैं। लेकिन बच्चों उसके लिए a की वैल्यू या b की वैल्यू कुछ तो सेम होनी जरूरी है, और सेम नहीं है तो पहले आपको वो सेम करनी पड़ेगी। और हमारे क्वेश्चन में सेम करने के लिए हम कैसा करेंगे? 9 से इंटू कर देंगे इसको। 9 से इंटू करने पर क्या वैल्यू आ जाएगी? 9 इंटू 67 603, 9 इंटू 5a 45a, 9 इंटू 45b 405b। ये 9 से इंटू करके हमारी नई इक्वेशन बन गई बच्चों। तो फर्स्ट इक्वेशन अब ये हो गई हमारी। अब हम इस वाली इक्वेशन को सेकंड वाली में से माइनस करेंगे, क्योंकि अभी भी सेकंड वाली ही बड़ी है, क्योंकि अभी भी कौन सी इक्वेशन बनी है? सेकंड वाली ही इक्वेशन बड़ी है बच्चों। तो वो कैसे करोगे? सेकंड वाली इक्वेशन को हमने यहां पर रख दिया और इस फर्स्ट वाली को हमने यहां पर रख दिया, माइनस कर दो। देखो 655 में से 603 गए तो कितने बचे? 52। 45a में से 45a कुछ नहीं बचेगा, और 455b में से 405b गए तो कितना बचा? 50। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? 52 इक्वल्स टू 50b। इक्वेशन को सॉल्व कर दो, b इधर आ जाएगा, 52 डिवाइडेड बाई 50 तो इक्वल्स टू 1.04। b की वैल्यू निकल गई हमारी 1.04। कैसे निकली बच्चों? में दोबारा बता देता हूं। हमने क्या किया था? हमने फॉर्मूला यहाँ पे पुटअप किया, फिर हम अपनी मेन इक्वेशन पर आ गए सॉल्व करने के लिए। उसमें a और b की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी, तो हमने इन दोनों इक्वेशन की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। अब हमें दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो एक इक्वेशन को दूसरी में से लेस करना पड़ता है, घटाना। जो छोटी इक्वेशन है उसे हम लेस कर देते हैं, लेकिन उसके लिए a की या v की वैल्यू सेम होनी चाहिए। हमारे में नहीं थी, तो हमने इसकी वैल्यू सेम करने के लिए 9 से इंटू कर दिया बच्चों। हमने क्या कर दिया? 9 से इंटू कर दिया। इंटू करने पर क्या निकल के आया? 603, क्योंकि 67 इंटू 9 603, 5a इंटू 9 45a, 45b इंटू 9 405। अब इस वाली इक्वेशन को सेकंड वाली में से माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये अभी भी बड़ी है, क्योंकि अभी भी यही वाली बड़ी है। अगर इंटू करने के बाद ये बड़ी हो जाती तो हम इसको माइनस करते, लेकिन अभी इसको ही करना पड़ेगा। तो माइनस कर लो, सेकंड वाली को यहां रख दो, ये रख दी सेकंड वाली, और ये हो गई फर्स्ट वाली। माइनस कर दो, ए तो ये पूरा कट ही गया, 455 में से 405 गए तो 50b, और 655 में से 603 गए तो 52। बी को इधर लिया और ये डिवाइड हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ गई 1.0। अब ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, इक्वेशन हमारे पास में दी हुई है। देखो इक्वेशन क्या दी हुई थी? फर्स्ट वाली इक्वेशन को उठा लो। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी? देखो बच्चों, बी की वैल्यू तो आपकी निकल ही गई। अब ए की वैल्यू अगर निकालनी है तो उसे दोनों में से किसी भी इक्वेशन के अंदर पुटअप कर दो। पहली वाली इक्वेशन क्या थी हमारी? 67 इक्वल्स टू 5a प्लस 45b। तो 67 5a प्लस 45 और b जो है उसकी वैल्यू आ गई 1.04। ठीक है, तो अब ये कितना बन जाएगा? 67 इक्वल्स टू 5a, 45 इंटू 1.04 46.8 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? अब देखिए 67 और ये यहां पे आ जाएगा, 46.4 जो है 0.8 जो है वो यहां पर आ जाएगा माइनस, इक्वल्स टू 5a। इसको माइनस कर दो, निकलेगा 20.2 इक्वल्स टू 5a।
तो फिर 5 यहां पर चला जाएगा डिवाइड होने के लिए, और 4.04 ये a की वैल्यू। तो v की वैल्यू हमने 1.04 निकालनी थी, और a की वैल्यू अभी हमने कोई, अगर जरूरी नहीं है आप इस इक्वेशन में पुट करो, इस वाली में पुट करते तो भी a की वैल्यू इतनी ही निकलती 4.0। बच्चा बोलता है सर मैं समझ गया, पहले हमें फॉर ये बनाना है फॉर्मेट, फिर हमें इस इक्वेशन में a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हम सर अपनी मेन इक्वेशन में रख देते हैं चीजों को। मेन इक्वेशन क्या थी? मेन इक्वेशन थी y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अब y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स अगर मैं लगाऊं तो a कितना है 4.04 और b कितना है 1.04। x कितना है सर? x के लिए हमें दो बार देखना पड़ेगा, क्योंकि हमसे दो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा है अगर पॉपुलेशन 10 लाख, मैंने बोला था ना x का मतलब यहां पर क्या है, देखो x का मतलब पॉपुलेशन है, मैंने फॉर्मेट में लिखवाया था बच्चों आपको पहले स्टार्टिंग में, x का मतलब पॉपुलेशन है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है अगर पॉपुलेशन 10 लाख हो तो पुट कर दो इसको बड़ी सिंपली तरीके से। ये देखो y इक्वल्स टू 4.04, ये तो हो गई a की वैल्यू, b की वैल्यू x आपका 10 लाख है तो ये आ जाएगा 1.04 इंटू 10। ध्यान रखना बच्चों, पहले इंटू करते फिर ऐड करते। 14.44 थाउजेंड कैसे निकला दोबारा से समझा देता हूं एक बार इजी तरीके से, और समझा देता हूं। देखो y की वैल्यू आपने ये रखी, तो y की वैल्यू रखी 4.04 प्लस 1.04, ये a हो गया, ये b हो गया। x हमने कितना लिया 10, इसको इससे इंटू कर लो 1.04 इंटू 10 प्लस 4.04, कितना निकल के आ रहा है 14.44, और y जो है वो हमें थाउजेंड में निकालना है। दूसरा वाला पुट कर लो 4.04, क्योंकि a और b हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। 1.04, यहां पर x की वैल्यू कितनी है 20, आंसर कितना आ जाएगा 24.84 थाउजेंड। और यहां पर बच्चों दोनों आपके ये सॉल्व हो चुके हैं। अब बच्चों एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर लोगे। एक एक चीज को बच्चों मैंने यहां पर नोट्स में एक एक चीज को लिखा हुआ है, जिससे कोई भी बच्चा अगर उसको पढ़ेगा ना तो बहुत आराम से समझ लेगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जाके फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चों मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, मेरे पास में बहुत बार ये क्वेरीज आती रहती है कि सर हमें आपकी क्लासेस परचेज करनी है, सर हमें आपकी क्लासेस परचेज करनी है। तो बच्चों आप क्लासेस परचेज अगर करना चाहते हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, या इवन कॉल कर सकते हो। मेरी टीम आपको रेस्पॉन्स देगी। आपको सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिलेंगी। आप लाइव क्लास लेना चाहते हो लाइव मिल जाएगी, लाइव एट होम मिल जाएगी। आप घर पे बैठे हुए होंगे और डेली रेगुलर क्लास चलेगी, जैसे नॉर्मल आपकी क्लासेस में चलती है, कोचिंग्स में चलती है। आपको ऐसा ही फील होगा जैसे सामने कोचिंग में बैठ के पढ़ाया जा रहा है। हर संडे आपका टेस्ट होता है बच्चों, हर संडे टेस्ट होता है बच्चों। और वीक में 3 दिन बच्चों, वीक में 3 दिन, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे क्वेरी क्लास लगाई जाती है, और संडे को टेस्ट होता है। बच्चों आपको जो क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी लाइव तो दी ही जाएंगी, मतलब आप डेली रेगुलरली आपको जो टाइम बताया जाएगा उस पे तो आपकी क्लास लगेंगी, प्लस उसके अलावा रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, तो जो बच्चा लाइव लेगा उसको लाइव भी मिलेगी, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, और जो सिर्फ रिकॉर्डिंग खरीद रहा है उसे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, प्लस आपको नोट्स भी मिलेंगे, प्लस आपके टेस्ट भी होंगे हर संडे, प्लस आपको सप्ते में वीक में 3 दिन क्वेरी क्लास लगाई जाएगी। जूम पर आपको एक एक बच्चे को बिठा के सॉल्व कराया जाएगा। तो बच्चों अगर आपको क्लासेस परचेज करनी है तो आप इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। चलिए बाकी का बच्चों हम OMSM के अब सेकंड चैप्टर का जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।